नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए तीसरे पेपर का रिवीजन कर रहे थे। इस रिवीजन क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है, हम राजस्थान पॉलिटी के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज यानी लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी। नेक्स्ट है सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र। नेक्स्ट है जन सूचना पोर्टल। क्या है जन सूचना पोर्टल? और राजस्थान संपर्क पोर्टल। इन सभी टॉपिकों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चालू करते हैं सूचना सबसे पहले हम चालू करते हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम चालू करते हैं सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सूचना का अधिकार आम नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी विभाग या कार्यालय से सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है और कोई भी रिकॉर्ड देख सकता है। तो मतलब सूचना का अधिकार या आरटीआई क्या होते हैं? हमको आम नागरिकों को यह अधिकार देती है कि वो कि सरकारी विभागों से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। अगर उसे कुछ किसी भी चीज के बारे में जानना है तो वो सरकारी विभागों से आरटीआई लगाकर उसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है और उस सरकारी विभागों के कोई भी रिकॉर्ड देख सकता है सूचना के अधिकार के द्वारा। सूचना के अधिकार के द्वारा क्या है, सरकारी स्तर पर जन भागीदारी और पारदर्शिता में वृद्धि होती है। क्या है, सूचना के अधिकार द्वारा सरकारी स्तर पर जन भागीदारी और पारदर्शिता में वृद्धि होती है। जब सूचना का अधिकार की बात आती है तो भीम जो कि राजसमंद में है उसका देवडूंगरी गांव प्रसिद्ध है। तो ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें क्या है, अकाल राहत कार्य में काम कर रहे मजदूरों को निर्धारित वेतन नहीं मिलता था। भीम का देवडूंगरी गांव है, वहां पर कुछ मजदूर अकाल राहत कार्य में काम करते थे, उनको निर्धारित वेतन नहीं मिलता था। तो इसके कारण उन्होंने क्या है, वहां के मुंशी वगैरह है उनसे हाजिरी रजिस्टर और भुगतान रजिस्टर मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। तो हाजिरी रजिस्टर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। इस संघर्ष में उनकी सहायता किसने की थी? मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, इसकी अरुणा राय तथा निखिल डे ने इनकी सहायता की थी। तो जब उन्हें लंबे संघर्ष के बाद जब हाजिरी रजिस्टर और भुगतान रजिस्टर प्राप्त हुए तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो बहुत गड़बड़ चल रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के नाम चल रहे थे वहां पे जो कि गांव में रहते ही नहीं थे या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, वैसे वैसे लोगों के नाम चल रहे थे। तो फिर जब इन्हें इसका पता चला तो उन्हें उनका जो भुगतान है वो पूरा प्राप्त हुआ और उन्हें न्याय मिला। तो इस बात से प्रेरित होकर अन्य स्थानों के लोग भी यह मांग करने लगे कि उन्हें सरकारी तंत्र से संबंधित सूचना को प्रदान किया जाए। तो अन्य स्थानों के लोग भी ये मांग करने लगे। तो इन सभी मांगों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 लागू किया। तो राजस्थान सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया? 2000 में। 2000 था वो, उसको लागू कब किया? 26 जनवरी 2001 में। तो राजस्थान सरकार ने भारत से पहले सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया था। कब लागू किया था? 26 जनवरी 2001 को। और राजस्थान सरकार में सूचना का अधिकार अधिनियम कौन सा था? वो था 2000। तो राजस्थान सरकार ने तो 2000 में ही लागू कर दिया था, बाद में इंडिया ने बाद में लागू किया था। हम देखते हैं राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? 26 जनवरी 2001 को। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत सरकार ने पूरे भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया। कब लागू किया? 2005 में। तो भारत सरकार ने पूरे भारत में एक जम्मू कश्मीर को छोड़कर सूचना का अधिकार कब लागू किया? 2005 में। आरटीआई एक्ट कब लागू किया? 2005 में। अब हम देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, या इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? आरटीआई एक्ट 2005। तो इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? ये मिली 15 जून 2005 को। और आरटीआई एक्ट 2005 को पूरे भारत में लागू कब किया गया? वो है 12 अक्टूबर 2005 को। तो आरटीआई एक्ट 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 15 जून 2005 को, जबकि इसे पूरे भारत में लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट हम देखते हैं आरटीआई एक्ट की धारा 5 की उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक सरकारी विभागों में आवेदकों को आवेदित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए एक प्राधिकारी होता है, जिसे क्या कहते हैं? लोक सूचना अधिकारी। मतलब सरकारी विभागों में जो हमने आवेदन आरटीआई के तहत आवेदन मांगा है, हमको वो उपलब्ध कराने के लिए एक अथॉरिटी होती है, उसका नाम क्या है? लोक सूचना अधिकारी। ये हमको क्या करता है? जो कि आरटीआई के तहत हमने सूचना मांगी है वो सूचना प्रदान करने का काम करता है। कौन? लोक सूचना अधिकारी। नेक्स्ट हम देखते हैं आरटीआई एक्ट 2005 की किस धारा के अनुसार लोक सूचना अधिकारी राज्य सूचना आयोग के आदेश के लिए बाध्यकारी होगा? तो वह है धारा 19 की उपधारा 7 के तहत। तो धारा 19 की उपधारा 7 के तहत
जो लोक सूचना अधिकारी है, जिसका काम क्या होता है, हमको आरटीआई के तहत मांगी हुई सूचनाएं उपलब्ध कराना। तो लोक सूचना अधिकारी राज्य सूचना आयोग है, उसके आदेश का बाध्यकारी होता है। तो आठ कौन सी धारा है, धारा 19 की उपधारा 7। ये अभी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आरटीआई एक्ट 2005 की किस धारा के अनुसार लोक सूचना अधिकारी है, वो राज्य सूचना आयोग के आदेश के बाध्यकारी होता है, वह है धारा 19 की उपधारा 7। नेक्स्ट है, इसको बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाओ, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है इस बार, क्योंकि ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया गया है और एक दो जगह और दिया गया है, तो इसके आने की संभावना है। तो क्या है, सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल आरटीआई एक्ट की धारा पर आधारित है। जन सूचना पोर्टल आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा पर आधारित है? ठीक है, तो अभी राजस्थान में हम अभी जन सूचना पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे, वो आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा पर आधारित है, वो है धारा 4 की उपधारा 2 पर। तो जन सूचना पोर्टल है वो आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा पर आधारित है, वो है धारा 4 की उपधारा 2 पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है अच्छे से कि जन सूचना पोर्टल आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा पर आधारित है, वो है धारा 4 की उपधारा 2 पर आधारित है। नेक्स्ट है, आरटीआई एक्ट की धारा 4 की उपधारा 2 किस बात पर जोर देती है, वो है जनता को सूचना के स्वतः प्रकटीकरण पर जोर देती है। क्या है, आरटीआई एक्ट की धारा 4 की उपधारा 2 किस बात पर जोर देती है, वो है जनता को सूचना के स्वतः प्रकटीकरण पर जोर देती है। नेक्स्ट देखते हैं, आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त करने का शुल्क कितना है, वह है 10 रुपए। आरटीआई लगाकर हमको अगर सूचना को प्राप्त करना है तो आरटीआई का जो लगाने का जो शुल्क है वह है 10 रुपए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आरटीआई आवेदन के कितने दिन में सूचना को प्राप्त हो जाती है। आरटीआई लगाने के कितने दिन बाद हमें सूचना प्राप्त हो जाती है, वह 30 दिन के अंदर अंदर सूचना प्राप्त हो जाती है। यदि कोई अधिकारी सूचना देने से मना कर दे या गलत सूचना दे तो उस पर जुर्माना कितना है, वह 250 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए तक का। 250 रुपए के हिसाब से 250 रुपए के रोजाना के हिसाब से कितने 25,000 रुपए तक का जुर्माना है उस अधिकारी पर, जो कि हमें सूचना देने से मना कर दे या गलत सूचना दे उस पर। नेक्स्ट है कि यदि है ना हमें सूचना ना मिले या गलत सूचना मिले तो इसकी अपील हम है ना उच्च लेवल पर कर सकते हैं। तो पहली अपील हम कब कहाँ करते हैं, तो वो जो लोक सूचना अधिकारी है उसका जो उच्च अधिकारी होता है ना, उसको पहली अपील की जाती है। तो लोक सूचना अधिकारी के उच्च अधिकारी को पहली अपील की जाती है और यह अपील सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर की जाती है। तो अगर हमें सूचना न मिले या गलत सूचना मिले तो उसकी जो हम अपील लेना दो अपीलें कर सकते हैं। पहली अपील तो किसको करते हैं, लोक सूचना अधिकारी के उच्च अधिकारी को, वो यह अपील 30 दिन के अंदर अंदर की जानी होती है। और दूसरी अपील अगर पहले स्तर पर भी सुनवाई ना हो सही ढंग से तो दूसरी अपील की जाती है। तो दूसरी अपील कहाँ पे की जाती है, वो है राज्य सूचना आयोग को। दूसरी अपील कहाँ की जाती है, राज्य सूचना आयोग को की जाती है। यह अपील निर्णय के 90 दिन के अंदर अंदर की जानी चाहिए। तो दूसरी अपील किसे की जाती है, राज्य सूचना आयोग को। यह अपील निर्णय के 90 दिन के अंदर की जानी चाहिए, ये चीजें याद रखनी है। और एक ये धारा 4 की उपधारा 2 तो याद रखना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि आरटीआई के तहत हमें कौन कौन सी सूचनाएं नहीं प्रदान कर सकता, कोई सरकार हमें ना कौन कौन सी सूचनाएं नहीं प्रदान कर सकती है आरटीआई के तहत। तो वो सूचनाएं कौन कौन सी है जो कि हमें सरकार नहीं प्रदान करती, ऐसी सूचनाएं जिससे देश की एकता अखंडता प्रभावित हो, वो हमें आरटीआई के तहत नहीं प्रदान की जा सकती। ऐसी सूचनाएं जिससे अपराध को बढ़ावा मिले, वो भी आरटीआई के तहत नहीं दी जाती। देश या राज्य की सुरक्षा, राजनीति, विज्ञान तथा आर्थिक मामलों से संबंधित कोई भी गोपनीय जानकारी है, वो भी गोपनीय जानकारी हमें आरटीआई के तहत नहीं दी जाती है। ऐसी सूचनाएं जिससे दूसरे राष्ट्र से संबंध प्रभावित हो, वो भी हमें आरटीआई के तहत नहीं उपलब्ध कराई जाती है। विदेशों से प्राप्त कोई गोपनीय सूचना है, अगर हम आरटीआई लगा के वो प्राप्त करना चाहे तो सरकार हमें वो नहीं देगी। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल से संबंधित कोई भी दस्तावेज आरटीआई के तहत नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, ऐसी सूचनाएं जिससे न्यायालय या ट्रिब्यूनल की अवमानना होती हो, वो भी आरटीआई के तहत नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है कि जिससे संसद या विधानसभा के विशेषाधिकारों का हनन होता हो, वो भी हमें आरटीआई के तहत नहीं दी जाती। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसी सूचना जिससे व्यक्ति को लाभ होता हो, वो भी आरटीआई के तहत नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना जिससे व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचता हो, वो भी आरटीआई में नहीं दी जाती। ऐसी सूचना जो अन्वेषण में बाधक हो, वो भी नहीं दी जाती। ऐसी सूचना जो किसी व्यक्ति की एकांतता में अनुचित हस्तक्षेप करे, वो भी आरटीआई के तहत नहीं दी जाती। ऐसी सूचनाएं जो सरकार, व्यक्ति या संस्था के कॉपीराइट का उल्लंघन करती हो,
वो भी आरटीआई में नहीं दी जाती। तो कॉपीराइट वाली सूचनाएं भी आरटीआई में नहीं दी जाती है। अभी हमने पढ़ा था सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वो पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम। क्या है लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी? गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? वो हुआ 14 नवंबर 2011 को। ये तारीख याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम जो कि 2011 है वो कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2011 को। तो कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2011 को राजस्थान में लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 लागू हुआ। तो गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज ये कब लागू हुआ राजस्थान में? 14 नवंबर 2011 को। तो गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज यानी लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम, इस एक्ट के तहत क्या कहा गया है? इस एक्ट के तहत आमजन से संबंधित सेवाओं और योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करवाने की गारंटी प्रदान करता है। तो ये एक्ट है, ये क्या प्रदान करता है कि कोई भी सेवा है या कोई भी योजना है, ठीक है, उसको आम जन को निर्धारित समय में उपलब्ध करवाने की गारंटी देता है कि ये इतने इतने समय के अंदर अंदर आम जन को उपलब्ध हो जाएगी। तो ये लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम क्या गारंटी देता है कि इतने समय के अंदर अंदर आम जन को यह कोई भी सेवा है या कोई भी योजना है वो प्रदान हो जाएगी, इस बात की गारंटी देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रारंभ में जब ये लागू किया गया था लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011, तो उस टाइम इसमें कितनी सेवाएं शामिल थी? तो 15 विभागों की 108 सेवाएं शामिल थी। कितनी? 15 विभागों की 108 सेवाएं शामिल थी। तो कितनी शामिल थी? 15 विभागों की 108 सेवाएं शामिल थी उस टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 नवंबर 2022 को कुछ नवीन विभागों की नवीन सेवाओं को भी मंजूरी मिली है अभी वर्तमान में, ये भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाता है। तो अपन ने ये देखा है कि निर्धारित समय सीमा में सेवा उपलब्ध करानी है तो उसकी जो समय सीमा की गणना की जाती है ना, तो वो अवकाश है, अवकाश वाले दिन को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। कितने? अवकाश वाले दिन को शामिल नहीं किया जाता है। तो अवकाश वाले दिनों को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये वाला पूछा जा चुका है कि ये राइट है रॉन्ग है, ऐसे पूछा जा सकता है, पूछा जा भी चुका है और वापस भी पूछा जा सकता है कि अवकाश वाले दिनों को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत आवेदन करने की कोई फीस नहीं लगती है। तो इसमें आवेदन करने की कोई फीस नहीं है। तो जबकि अपन ने देखा आरटीआई में आवेदन करने की फीस कितनी थी? 10 रुपए थी। लेकिन राजस्थान में लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में आवेदन करने की जो कोई भी फीस नहीं है और जो आरटीआई लगाने के लिए फीस थी 10 रुपए। और हमने देखा इसमें ये जब ये चालू किया गया था तब इसमें कितनी विभागों की कितनी सेवाएं थी? 15 विभागों की 108 सेवाएं थी। वर्तमान में कितनी? 27 विभागों की 287 सेवाएं है वर्तमान में। अब हम देखते हैं यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित समय अवधि में सेवा प्रदान नहीं करता तो उस पर जुर्माना भी लगता है। तो जुर्माना कितना लगता है? यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित समय अवधि में सेवाओं को प्रदान नहीं करता तो उस पर क्या जुर्माना लगाया जाता है? जुर्माना कितना लगाया जाता है? 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी जो निर्धारित समय सीमा में सेवा नहीं प्रदान करता तो उसे 500 से 5,000 तक का, कितना? 500 से 5,000 तक का जुर्माना लगाया जाता है उस अधिकारी या कर्मचारी पे। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी कुछ वर्तमान में नवंबर 2022 में कुछ नवीन विभागों की नवीन सेवाओं को भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल करने का अनुमोदन किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। तो ये भी पूछ सकते हैं नवंबर 2022 में कुछ नवीन विभागों की नवीन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2000 नवीन सेवाओं की गारंटी अधिनियम में शामिल करने का अनुमोदन किया गया है। कब किया गया है? नवंबर 2022 को। तो ये तारीख भी याद रखनी है। अगला हम देखते हैं सिटीजन चार्टर या इसे क्या कहा जाता है? नागरिक अधिकार पत्र। तो सिटीजन चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र होता क्या है आखिर? तो सिटीजन चार्टर क्या होता है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो किसी संगठन की अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है। तो सिटीजन चार्टर क्या होता है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी संगठन की अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है।
तो ये किन किन मामलों में अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है? वह है सूचना, विकल्प, परामर्श, सेवाओं के मानक इत्यादि के बारे में किसी संगठन की उसके नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है। तो कौन कौन से मामलों में सूचना, विकल्प, परामर्श, सेवाओं के मानक इत्यादि के बारे में? तो ये वाला प्रश्न अभी ईओआरओ से पूछा गया था कि सिटीजन चार्टर होता क्या है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, वो किसी संगठन की अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है। किन किन मामलों में? सूचना, विकल्प, परामर्श, सेवाओं के मानक इत्यादि मामलों में। नेक्स्ट हम देखते हैं सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर में सिटीजन शब्द से क्या तात्पर्य है, या नागरिक अधिकार पत्र में नागरिक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो सिटीजन चार्टर में सिटीजन या नागरिक अधिकार पत्र में नागरिक से क्या तात्पर्य है? तो सिटीजन चार्टर में जो सिटीजन का अर्थ क्या है, वो है ग्राहक से। ऐसे ग्राहक जिनके हितों या मूल्यों को चार्टर में संबोधित किया जाता है, उन ग्राहकों को ये क्या कहा जाता है? सिटीजन या नागरिक। तो ऐसे ग्राहक जिनके हितों या मूल्यों को चार्टर में संबोधित किया जाता है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? सिटीजन या नागरिक कहा जाता है। तो सिटीजन से मतलब क्या है? ग्राहक से। तो ये वाला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी यूआरओ के एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे गए थे, दोनों सीधे सीधे वेबसाइट से उठा करके पूछे गए थे। तो ये भी वेबसाइट पे लिखा गया है, तो इस बार ये पूछने की संभावना लग रही है। तो सिटीजन चार्टर में सिटीजन का अर्थ क्या है? वो है ग्राहक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने के योग्य नहीं है। तो ये अभी यूआरओ में पूछा गया था कि सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने के योग्य है या नहीं है। तो उसका आंसर था नहीं है। सिटीजन चार्टर होता है वो कानूनी रूप से लागू करने के योग्य नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है? सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने के योग्य नहीं है। तो ये भी ईओआरओ में पूछा गया था, ईओआरओ एग्जाम 2023 में। नेक्स्ट हम देखते हैं सिटीजन चार्टर क्या है? गैर न्याय संगत होते हैं। कैसे होते हैं? गैर न्याय संगत होते हैं और ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा विभाग सिटीजन चार्टर के निर्माण तथा उसे संचालित करने के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो कौन सा विभाग है जो कि सिटीजन चार्टर के निर्माण करने में और उसे संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वो है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। कौन सा? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग है, जो कि भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का एक विभाग है। वो सिटीजन चार्टर को निर्माण करने में और उसके संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी उसकी वेबसाइट से दिया गया है, तो आने की संभावना है। तो क्या है? तो सिटीजन चार्टर का निर्माण करने में और उसे संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? वह है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। कौन सा है? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। नेक्स्ट देखते हैं नागरिक अधिकार पत्र के प्रमुख घटक क्या है? तो सिटीजन चार्टर के प्रमुख घटक क्या है? तो किसी विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण होता है। सिटीजन चार्टर में क्या होता है? किसी विभाग द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जा रही है उसका विवरण होता है। नेक्स्ट क्या होता है? सेवाएं कैसे और कहां से प्राप्त करें उसका भी विवरण होता है। कि पहले तो क्या होता है? जो सेवाएं प्रदान की जा रही है उसका विवरण होता है। ठीक है, दूसरा है सेवा को कैसे और कहां से प्राप्त करना है उसका भी विवरण होता है। नेक्स्ट है कि सेवाओं का लाभ उठाने हेतु विभिन्न विधियों को प्रचारित करता है। सिटीजन चार्टर क्या है? सेवाओं का लाभ उठाने हेतु विभिन्न विधियां है उनको प्रचारित करता है। नेक्स्ट है शिकायत निवारण तंत्र और उस तक कैसे पहुंचना है उसका विवरण होता है। शिकायत निवारण तंत्र है और उस तक पहुंचना कैसे है उसका भी विवरण होता है। नेक्स्ट है कि सेवा वितरण की विफलता की स्थिति में अगर सेवा का विवरण नहीं मिल पाता तो उसकी विफलता हो जाती है, तो उसकी स्थिति में मुआवजे की प्रतिबद्धता होती है। अगर सेवा का विवरण नहीं मिल पाता तो उस स्थिति में मुआवजे का भी प्रावधान है सिटीजन चार्टर में। नेक्स्ट है नागरिकों का विवरण तथा नागरिकों से अपेक्षाएं होती है। नेक्स्ट है लोक अभिकरण की से अपेक्षा होती है सिटीजन चार्टर में। सिटीजन चार्टर में अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। सिटीजन चार्टर में जो अभिकरण के कार्य है उसका कोई प्रावधान नहीं है। अब हम अगला देखते हैं कौन सा है? जन सूचना पोर्टल। क्या है? जन सूचना पोर्टल। नेक्स्ट क्या है? जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल कब लॉन्च हुआ था? तो जन सूचना पोर्टल लॉन्च हुआ था 13 सितंबर 2019 को। कब हुआ था? 13 सितंबर 2019 को बिरला सभागार जयपुर से लॉन्च हुआ था। तो आपसे अगर पूछा जाए जन सूचना पोर्टल लॉन्च कब हुआ था, वो है 13 सितंबर 2019 को बिरला सभागार जयपुर से लॉन्च हुआ था। यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि जन सूचना पोर्टल के जब पहला चरण है, जन सूचना पोर्टल का जो पहला चरण है उसका उद्घाटन कब हुआ? वो हुआ 20 अगस्त 2019 को। ठीक है, 20 अगस्त 2019 को। तो जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन कब हुआ था? 20 अगस्त 2019 को हुआ था।
जन सूचना पोर्टल के जो पहला चरण है उसका उद्घाटन कब हुआ था? 20 अगस्त 2019 को। जबकि जन सूचना पोर्टल लॉन्च कब हुआ? वो है 13 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, जन सूचना पोर्टल लॉन्च हुआ था 13 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था। कहाँ से? बिड़ला सभागार जयपुर से। कहाँ से? बिड़ला सभागार जयपुर से लॉन्च हुआ था 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल। नेक्स्ट हम देखते हैं जन सूचना पोर्टल की शुरुआत किस कार्यक्रम के तहत की गई है? वो है राजस्थान इनोवेशन विजन यानी राजीव। तो जन सूचना पोर्टल की शुरुआत किस कार्यक्रम के तहत की गई है? वो है राजस्थान इनोवेशन विजन या राजीव कार्यक्रम के तहत ही जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो कौन से कार्यक्रम के तहत? राजीव या राजस्थान इनोवेशन विजन के तहत ही जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? वह है जन सूचना पोर्टल। ठीक है, तो दो चीजें, एक तो जन सूचना पोर्टल है, दूसरा राजस्थान संपर्क पोर्टल है। तो एक लाइन में अगर याद रखना हो तो जन सूचना पोर्टल क्या है? मतलब सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बनाई गई है उसकी जो जानकारी जहां पे मिलेगी वो क्या है? जन सूचना पोर्टल। तो जन सूचना पोर्टल तो क्या है? सरकार की योजनाएं है उसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए पोर्टल कौन सा है? जन सूचना पोर्टल। और राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है? अगर हमें किसी भी कोई परेशानी है उसकी शिकायत, ऑनलाइन शिकायत करनी है तो उसके लिए पोर्टल कौन सा है? वो है राजस्थान संपर्क पोर्टल। तो ऑनलाइन शिकायत करने के लिए पोर्टल तो है राजस्थान संपर्क पोर्टल, और कोई भी योजना है उसकी जानकारी प्राप्त करनी है उसके लिए है जन सूचना। जन सूचना, सूचना से ही नाम है, सूचना प्राप्त करनी है। ठीक है, सूचना प्राप्त करनी है मतलब योजनाओं के बारे में सूचना प्राप्त करनी है। और राजस्थान संपर्क पोर्टल मतलब संपर्क करके क्या है? शिकायत करनी है, ऑनलाइन संपर्क करके शिकायत करनी है। ठीक है, तो ये है दो, एक लाइन में यही याद रखना है। तो सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा पोर्टल है? वो है जन सूचना पोर्टल। तो सरकार द्वारा जो क्रियान्वित सभी योजनाएं हैं उनकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो पोर्टल है वो कौन सा है? जन सूचना पोर्टल। वर्तमान में जन सूचना पोर्टल में कितने विभागों की कितनी जानकारी उपलब्ध है? वो है 115 विभागों की, 338 योजनाओं की, 712 प्रकार की जानकारियां उपलब्ध है। वर्तमान में जन सूचना पोर्टल पर कितनी जानकारियां? 115 विभागों की, 338 प्रकार की योजनाओं की, 712 जानकारियां उपलब्ध है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस पोर्टल का संबंध अधिकारियों की बाध्यता के लिए बनाए गए जवाबदेही कानून से है? तो जवाबदेही कानून से मैं मतलब क्या होता है? जवाबदेही कानून से संबंध किसका है? वो है जन सूचना पोर्टल का। तो जवाबदेही कानून से संबंध है वो जन सूचना पोर्टल का है। नेक्स्ट है जन सूचना पोर्टल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? वो था राजस्थान। जन सूचना पोर्टल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य था राजस्थान। नेक्स्ट है कि जन सूचना पोर्टल आरटीआई एक्ट 2005 की किस धारा पर आधारित है? वो है धारा 4 की उपधारा 2। आरटीआई एक्ट की धारा 4 की उपधारा 2 पर आधारित है। क्या है? जन सूचना पोर्टल आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4 की उपधारा 2 पर आधारित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगा लो इस पे। तो जन सूचना जो पोर्टल है वो आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4 की उपधारा 2 पर आधारित है। किस पर? धारा 4 की उपधारा 2 पर आधारित है। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन हुआ 20 अगस्त 2019 को, जबकि जन सूचना पोर्टल लॉन्च हुआ 13 सितंबर 2019 को। ये याद रखना है, पहले चरण का उद्घाटन तो हुआ कब हुआ? 20 अगस्त 2019 को, जबकि जन सूचना पोर्टल लॉन्च कब हुआ? वो है 13 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ। तो जन सूचना पोर्टल पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल में क्या था? हमने देखा था कोई भी शिकायत है, किसी की हमें समस्या है तो उसके क्या करना? शिकायत करने के लिए जो मंच प्रदान करता है वो क्या है? राजस्थान संपर्क पोर्टल। तो इसको देखते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल जन सामान्य को यह सुविधा प्रदान करता है कि वह बिना कार्यालय में जाए ऑनलाइन ही अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या करता है? यह सुविधा प्रदान करता है कि उसे आम जन को कार्यालय में जाने की जरूरत ही नहीं, वो ऑनलाइन ही किसी प्रकार की उसे शिकायत है, कोई प्रकार की समस्या है तो उसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है ऑनलाइन ही। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है? ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक माध्यम है। और जबकि जन सूचना पोर्टल क्या है? वो जन सूचना पोर्टल है, किसी भी योजना की जानकारी हमें चाहिए तो वो जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं जन सूचना पोर्टल से। और अगर कोई भी समस्या है, उसकी शिकायत दर्ज करानी है तो वो राजस्थान संपर्क पोर्टल से। नेक्स्ट हम देखते हैं जन सामान्य अपनी शिकायत को दर्ज कैसे करवा सकते हैं? वो है राजस्थान संपर्क पोर्टल की वेबसाइट पे जाके उस पे राजस्थान संपर्क पोर्टल की वेबसाइट पे जाकर के सूचना शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं।
या राजस्थान संपर्क के टोल फ्री नंबर जो कि है 181 उस पर कॉल करके भी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। तो जन सामान्य अपनी शिकायत को दर्ज कैसे कैसे करवा सकते हैं, वो है राजस्थान संपर्क पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर के अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं, या राजस्थान संपर्क की टोल फ्री नंबर है जो कि है 181 उस पर कॉल करके भी अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल लॉन्च कब हुआ, जून 2014 को। कब लॉन्च हुआ, जून 2014 को। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या करता है, एक तो शिकायत दर्ज कराने की भी सुविधा देता है। शिकायत दर्ज करवाने के बाद वो उसका समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है, वो मतलब समस्या का समाधान को ट्रैक करने की सुविधा भी प्रदान करता है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है, शिकायत को दर्ज करवाने में की और समाधान की प्रक्रिया है उसको ट्रैक करने की, दोनों की सुविधा प्रदान करता है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल आम जन को शिकायत दर्ज करवाने तथा समाधान की प्रक्रिया को ट्रैक करने की, मतलब समाधान किस लेवल तक हो चुका है तो उसको ट्रैक करने की भी सुविधा प्रदान करता है। कौन, राजस्थान संपर्क पोर्टल। इसलिए राजस्थान संपर्क पोर्टल को क्या कहा जाता है, एकीकृत शिकायत निवारण मंच भी कहा जाता है। तो शिकायत की फिर उसका जो निवारण है वो कहाँ तक हुआ उसको ट्रैक करने की सुविधा भी देता है। इसे एकीकृत शिकायत निवारण मंच कहा जाता है। इसे कहा जाता है राजस्थान संपर्क पोर्टल को। एकीकृत शिकायत निवारण मंच किसे कहा जाता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 181 181, ये जो टोल फ्री नंबर है ये 2-3 जगह काम आता है। तो ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ काम आता है। तो राजस्थान संपर्क का टोल फ्री नंबर है, तो इस पर कॉल करके हम कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री का हेल्पलाइन नंबर भी 181, क्या मुख्यमंत्री है उनका हेल्पलाइन नंबर वो भी क्या है 181। स्टेट वॉर रूम का जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी क्या है 181। तो शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में किस पोर्टल का यूज किया जाता है, वह है राजस्थान संपर्क पोर्टल। शिकायत है उसका निवारण करने के लिए, जो शिकायत दर्ज करवानी है और निवारण कहाँ तक हुआ है उसको ट्रैक करना है, उसके लिए कौन सा पोर्टल है, वह है राजस्थान संपर्क पोर्टल। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल और राजस्थान जन सूचना पोर्टल, इन दोनों के बारे में एक एक लाइन याद रखनी है। तो जन सूचना पोर्टल इसमें तो क्या है, कोई भी योजना है उसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है जन सूचना पोर्टल से। और राजस्थान संपर्क पोर्टल में क्या है, संपर्क पोर्टल में क्या है, हम ऑनलाइन शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो ये एक चीजें याद रखनी है, इससे हो जाएगा कि जन सूचना पोर्टल में तो क्या है, किसी भी योजना की हम जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, और राजस्थान संपर्क पोर्टल में क्या है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।